कि ये कह देना कि सारी गलती मेरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये कह देना कि मेरी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है कि आप बताते हैं मेरी गलती है या नहीं गलती है। एक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होती, आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी होते हैं। आप अनकंडीशनली अपने आप को जो है ना सामने वाले के लिए अवेलेबल कर देते हैं कि देखो मुझसे जो होना था हो गया, अब आप बताएं मैं क्या करूं। लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि एक बार गलती हो गई है मुझसे, मुझे ड्रग नहीं करनी चाहिए थी लेकिन मैंने कर ली, लेकिन मुझे इंडोर ना करें, मुझे आउटडोर ही रखें, लेकिन मेरी दवाई ना बढ़ाएं, लेकिन ऐसे ना करें वैसे ना करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, या आपने फ़लाँ को इतनी देर चांस दिया मुझे भी दे दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसलिए नहीं है क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अपने आप को अवेलेबल ही नहीं कर रहे और आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। अगर आपको पता होता तो आप घर पे ही सब कुछ कर लेते। ऐसा है ना, बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट में लाया गया जो मैं ख़ुद भी कर सकता था, मैं ख़ुद नशा छोड़ सकता था। इनफैक्ट मैंने नशा छोड़ा हुआ था। जब पूछा जाए कब से छोड़ा हुआ था तो कहते हैं मैंने 2-3 घंटे हो गए थे नशा नहीं किया था। तो ये नशा छोड़ना थोड़ी होता है, ये तो इतने घंटे तो वैसे ही निकलता। साहब जो ये कह रहे होते हैं ना कि मैं छोड़ देता था, वो झूठ नहीं बोल रहे होते, वो वाकई छोड़ के देख चुके होते हैं। कितनी बार पेशेंट्स 15-15 दिन अपने आप पे जुल्म करके, ज़बरदस्ती करके वो रोक लेते हैं अपने आप को नशे से, लेकिन वो एक ऐसा सूडो कॉन्फिडेंस देता है उनको, एक ऐसी फॉल्स होप देता है कि देखो मैंने 15 दिन तो छोड़ दिया तो इसका मतलब है मैं ज़िंदगी में जब चाहूँगा छोड़ दूँगा। होता ये है कि किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी उसे मुश्किल या आसान बनाती है। देखें, किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूएशन उसे मुश्किल या आसान बनाती है। जैसे नशा छोड़ना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, नशा छोड़े रखना मुश्किल है। यानी अगर आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दिया, 100 दिन के लिए छोड़ दिया, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपको फॉर लाइफ छोड़ना होगा तो ये एक ज़रा मुश्किल काम है और आपको सीख के करके आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो वॉक करना मुश्किल काम है नहीं, लेकिन रोज़ाना 45 मिनट्स या 1 घंटे की वॉक करना मुश्किल है ना थोड़ा। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, रेगुलरली करना, जितनी बार कहा गया उतनी बार करना उसको मुश्किल बना देता है। नहीं बनती आदत, आदत बनती है कम से कम 21 दिन में। लेकिन अगर उस आदत पे कॉन्स्टेंटली काम किया जाता जाए तो जाकर वो आपकी फिर सेकंड नेचर बनती है। दूसरी तरफ आपकी एक आदत थी पिछले 10 साल की, उसको 21 दिन तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना कि रमज़ान में नहीं करते, ये इतना कॉमन है क्योंकि जिस चीज़ की एक्सपायरी डेट हो ना वो काम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रमज़ान होता है इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? महीना होता है बस, वही ना, महीना 29 दिन 30 दिन, चांद रात को, फिर रात को ही चांद रात को ही गायब हो जाते हैं और फिर ईद के तीसरे दिन। तो जिस चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना वो बंदा हौसला करके, यानी जब उम्मीद ज़िंदा हो कि करना है मैंने, एक दिन तो करूँगा ना, तो वो दिन गुजर जाते हैं। जिस तरह कुछ लोग जब यहाँ पर ये सोचते हैं कि चलो रह लूँगा कोई मसला नहीं है, निकलते साथ ही मैंने सिगरेट पीना है, तो उस सिगरेट पीने की एक्सपायरी डेट है ना, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है? 100 डेज़, 1 महीना, 21 दिन, 15 दिन, रिफ़्रेशर, जो भी बीच में एक्सपायरी डेट हो, तो वो आप निकाल लेते हो। यानी जब आपकी एक उम्मीद ज़िंदा होती है तो वो काम आप कर लेते हो। चले मुझे बताएं, रोज़े रखना मुश्किल है, लेकिन जब लोग रखते हैं और उनको उम्मीद होती है कि इफ्तारी में जो है वो सारी कसरें उतार देंगे तो पूरा दिन निकल जाता है ना। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि अपने आप को कोई टाइम लिमिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इट सेल्फ बड़ी डीमोटिवेटिंग चीज़ है। अगर आप कह देंगे कि मैंने सारी ज़िंदगी अब नशा नहीं करना, तो ये एक चीज़ आपके अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट करती है कि सारी ज़िंदगी नशा नहीं करना और इतने मतलब मैं सारी ज़िंदगी इंजॉय ही नहीं कर सकूँगा, क्योंकि हमने इंजॉयमेंट को रिलेट किया हुआ है एडिक्शन से कि मैं ड्रग करूँगा तो इन्जॉय करूँगा। फिर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ड्रग कर रहे हैं तो उनको देख देख के हर वक्त सड़ते कुड़ते रहना कि ड्रग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। तो ये इट सेल्फ बड़ी डीमोटिवेटिंग, डिस्करेजिंग सी चीज़ है कि मैं सारी उम्र नशा नहीं कर सकता। 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये चीज़ें भी बड़ा आपके अंदर एक स्ट्रेस सा कॉज करती हैं कि मैं इतनी देर नशा नहीं कर सकता। इसीलिए अभी तक 1 डे एट ए टाइम वाली जो पॉलिसी है वो सबसे बेहतरीन चल रही है कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने आज नशा नहीं करना, आपको कल की कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपने बस सुना मैंने आज रिकवरी में रहना है, मैंने आज नशा नहीं करना और आज मैंने अपने सारे बिहेवियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मुझे आज क्रेविंग्स होती रहेंगी, मैं फ़ाइट बैक करता रहूँगा, लेकिन अगर मैं ड्रग कर लूँगा तो कोई बात नहीं, मैंने फिर अपने आप को कल से वो दें कि मैंने आज नहीं करना। देखें,
जब भी ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपके जहन में ये वाली सोचें आने लगे ना कि जब मैं इतना अर्सा नहीं कर सकता नशा, तो फिर मैं आगे भी नहीं करूँगा, अभी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, चलो इस ईद के बाद छोड़ दूँगा, न्यू ईयर्स आ रहा है इस पर कर लेता हूँ, आइंदा छोड़ दूँगा, दोस्त की बर्थडे पार्टी अब कर लेता हूँ, आइंदा छोड़ दूँगा। तो इसको ट्रैप समझ लें कि आइंदा भी बात यहीं से शुरू होनी है। जब भी एक बार रिकवरी शुरू होनी है तो वो जर्नी पेनफुल ही होगी, वो डिस्कम्फर्ट ही आपके अंदर डालेगी। तो उसको आज ही शुरू कर लें और उस डिस्कम्फर्ट और उस सारी चीज़ में से निकल जाएं, क्योंकि रिकवरी में कंफर्टेबल होने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हंस खेल के, आपने कोई देखा बंदा जो हंस खेल के रिकवरी में आ जाए? नहीं। कोई नॉइंस, कोई इरिटेशन, कोई मूड की फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर चले, मेरा आपसे क्वेश्चन है रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई ये कहे कि अम्मी की कसम या बच्चों की कसम या फलां की कसम, मैं आइंदा कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर मेरी बात पे यकीन करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दुनिया में मेरा नशा छुड़वा नहीं सकता, तो मान लेनी चाहिए बात। तो क्या होगा उस कसम का जो उन्होंने खाई? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। मेरा भी उस समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर सकूं कि हम ये नहीं कभी भी सोचते कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठी कसम खाते हैं, उनको अपनी माँ और बच्चों से प्यार ही नहीं है। कसम उन्होंने बिल्कुल सच्ची खाई होती है, इरादा भी उनका बिल्कुल नेक और सच्चा होता है कि मैंने नहीं करना, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको पूरा कर सकें। उनकी कैपेसिटी हरगिज़ नहीं होती। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे एक बंदे की ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं, अब वो उसने तो नहीं किए जानबूझकर, किसी XYZ फैक्टर की वजह से वो हाई हो गए, तो अब वो जाकर अपने बच्चों से कहें कि मैं कसम खाता हूँ अपनी या अपने बच्चों की या पता नहीं किसकी, आज के बाद मेरे ब्लड शुगर लेवल्स हाई नहीं होंगे। तो क्या ये मानने वाली बात है? वो चीज़ उनके कंट्रोल में ही नहीं है। किसी भी वजह से कल को वो बदपरहेज़ी कर सकते हैं, कोई और वजह हो सकती है कि उनके शुगर लेवल्स हाई हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन उनका बस नहीं था, उनका ज़ोर नहीं था कि वो उस चीज़ पर कस्में वादे खा सकें। तो मेरा फैमिली से इस बारे में बड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि फैमिली वाले इमोशनल लोग होते हैं, उनके जज्बात आपसे जुड़े होते हैं, इसीलिए वो आपकी इन बातों पे यकीन कर लेते कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो आप कस्मों वादों से इस चीज़ को आज तक छोड़ सके थे? आपकी बीमारी इतनी नहीं खाई ना, मदर की नहीं खाई। देखें ब्रेन कितना कनिंग है आपका माइंड, के अल्कोहल की कसम दिलवा के मदर की तो बियर पीता रहा। पता है क्या, एक पेशेंट ने मुझे बताया, ये मैं आपकी इनोसेंस बता रही हूँ और बीमारी की कनिंगनेस। एक पेशेंट ऐसे बिल्कुल ये चीज़ है। एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मैं सुबह फजर के वक्त अपनी मदर के पास गया और मैंने पिछली रात ढेर सारी हेरोइन की थी, तो मैं अपनी मदर के पास गया, वो कुरान पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पर हाथ रखो और बताओ कि तुम नशा नहीं कर रहे। तो कहते मैंने 1 मिनट के लिए सोचा और मैंने उस कुरान पे हाथ रख दिया और मैंने कहा कि अम्मी मैं नशा नहीं कर रहा। और मैंने दिल में सोचा कि इस टाइम तो नहीं कर रहा ना, यानी अभी तो नहीं कर रहा ना, वो तो मैंने कल कर लिया और आइंदा करूँगा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो मैंने अपनी नीयत में सच्ची कसम खा ली कि अम्मी मैं इस टाइम नशा नहीं कर रहा। ये किया आपने उनके साथ। मैं आपसे कहूँ, आप छोटी सी बात पे पूरा उतरते हैं कि न्यूसेंस ना क्रिएट करें, ना डिस्ट्रप्टिव हों, ना डिसमिसिव, पूरा उतरते हैं? उतरा नहीं जाता। कभी हमने आपसे प्रॉमिस लिया साहब रात को आपने 9 बजे सो जाना है, लिए कभी प्रॉमिस? क्योंकि हमें पता है कि हम 10 दफ़ा 100 दफ़ा एक चीज़ कहेंगे, उसके बाद भी चांसेस हैं कि आप वो चीज़ ना माने। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई बुरे लोग हैं या फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आप कोई ढीठ लोग हैं जिनको असर नहीं होना, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी शायद कैपेसिटी नहीं है कि आप फ़िलहाल हमें इतने रिज़ल्ट्स दें, क्योंकि जब आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम भी बार को रेस करते रहते हैं। आप बार को हिट करते हैं, हम फिर रेस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपसे आहिस्ता आहिस्ता हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक भी हैं साथ साथ कि ऊंच नीच भी होगी। किसी दिन मीटिंग साहब इतनी बुरी करेंगे कि मैं हैरान हो जाऊँगी, लेकिन अगर उस दिन मेरा दिल टूट जाए तो मैं आपकी हेल्प तो नहीं कर सकूँगी। मुझे तो पहले ही आपसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, किसी दिन ऊंच नीच हो सकती है, आप भी इंसान हैं, एक रिकवरिंग एडिक्ट हैं, आपके मूड फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो हमें आपके साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको भी अपने साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जब आप लोग मीटिंग ख़राब करते हैं तो 2-2 दिन आवाज़ार क्यों गुजरते हैं? क्योंकि आपने अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मैं गलती कर सकता हूँ। इसका मतलब है अनकॉन्शियसली आप परफेक्शन के ट्रैप में हैं।
अनकॉन्शियसली आप अपने आप से ये तवक्को रखना शुरू हो गए हैं कि तुम अब बस आगे ही जाओगे, पीछे कोई बैक गियर नहीं होगा रिकवरी में। लेकिन अगर किसी दिन अपने मूड की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से आप रूडली बात करते हैं मीटिंग में, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, आप रिफ़्लेक्ट करेंगे उस चीज़ पर, तो दुख होगा ना, अगले दिन की सारी परफॉर्मेंस ख़राब होगी ना। क्राइम पेट्रोल में माइंडफुल नहीं है, साइकोथेरेपी में नहीं है, अपने आप को बुरा भला कहते रहेंगे कि यू आर अ फेलियर, अच्छे बेटे नहीं हो, अच्छे भाई नहीं हो, ऐसी चीज़ें। ये चीज़ें तब होती हैं जब आपने अपने आप से परफेक्शन की उम्मीद रखी होती है कि चीज़ें अब बस ठीक ही चलेंगी, मेरे पास पीछे मुड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन मैं एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचूंगी कि सब कुछ स्क्वायर वन पे आ गया है। जमरोज़ साहब तो इतना अर्सा झूठ बोलते आए थे, वो तो फेक करते आए थे, और अब उनकी असली पिक्चर निकली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी आप दिल से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आप इंसान हैं, तो इंसानों के इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। किसी दिन किसी वीक मोमेंट में आपसे कोई गलती भी हो सकती है, तो उस पर आपको मार्जिन देना है और बस समझा देना है 1 मिनट में कि आइंदा से अपनी मीटिंग्स को फिक्स कर लें और इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अपने आप से भी इस तरह की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखा करें कि हमसे ख़राबियाँ होंगी तो कोई मसला नहीं है, अगर ख़राबी होगी तो उस ख़राबी में बैठे रहना मसला है, उसको रियलाइज़ करके आगे बढ़ना, इम्प्रूव करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए पेशेंट्स करते हैं कि एक शेम होती है, दूसरा उन्होंने अपने आप को कहा होता है कि अम्मी से कसम खाई हुई है। अब जाहिर है माँ हर एक को बहुत प्यारी होती है, एडिक्ट को भी बहुत प्यारी होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो माँ की कसम खाई हुई है, शराब नहीं पीनी, तो बियर पे हाथ साफ़ करने हैं सारे, क्योंकि शराब की कसम खाई थी ना। तो इतना ही नहीं पता कि बियर और शराब एक ही चीज़ है, और शराब की कसम नहीं खाई थी। कसम तो माँ ने ये कहा था ना कि नशे की खाओगे, नशा नहीं करना। लेकिन हमारा दिमाग देखें चीज़ों को कैसे सिखाता है और हमें दिखाता है। मैं वही बता रही हूँ कि डिनाइल को हॉलमार्क ऑफ द एडिक्शन ऐसे ही नहीं कहते। पढ़ा हुआ है ना, डिनाइल इज़ द हॉलमार्क ऑफ एडिक्शन, ऐसे ही नहीं कहते। डिनाइल के बगैर चल नहीं सकती एडिक्शन। अगर कोई इंसान अपने आप को ये छोटे छोटे धोखे ना दे कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने अपनी ज़रूरत के लिए पैसे लिए हैं, हाँ मामा मेरी है ना, तो फिर क्या हुआ। तो अगर कोई इंसान अपने आप को ये तसल्लियाँ ना दे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता बेचारा, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं हमारे अंदर एक मॉरल बेल होती है जो हर वक्त रिंग करती रहती है कि तुमने गलत किया है, और अगर हम उसकी आवाज़ दबाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ना लेकर आएँ तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठो। गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. देखें, आप लोग जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं ना, एक तो सब बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड होते हैं, दूसरा एनए में भी बहुत ऐसे लोग जाते हैं जो स्पॉइल्ड होते हैं, लेकिन रिकवरी में जब वो आ जाए तो उन्होंने, मैं आपको बताऊँ हम एनए को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर आपको रियलिटी चेक्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। यानी अगर आप वहाँ पर जाना शुरू हो जाए ना तो आपको समझ आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे ये काम आप ही का है। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि फैमिली की सपोर्ट फ़लाँ चीज़ फ़लाँ, आप नहीं करना है, हम सपोर्ट देते रहें, रिसीविंग एंड पर आप होंगे ही नहीं तो कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। ये जितना मर्ज़ी मुश्किल काम हो, जितना मर्ज़ी आसान काम हो, करना आप ही ने है। लेकिन इस चीज़ को पेशेंट्स इस तरह सोचते हैं, देखो जब करना मैंने है तो फिर विलिंग वेज जाने का क्या फ़ायदा। देखें, आप वो बैच हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है ना वो विलिंग वेज ही है, क्योंकि आपके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है। आप बहुत दफ़ा कर चुके ट्राई, आपसे नहीं हो सका, तो इसका मतलब है कि आप फिट कैंडिडेट नहीं हैं कोल्ड टर्की के या ख़ुद से करने के।
आपको किसी का बाजू पकड़कर ही आगे चलना पड़ेगा, और वो विलिंग वेज है। एनए के लोग अगर इस तरह के होते तो वो भी यहाँ पर आ जाते, लेकिन क्योंकि वो लोग होते हैं जिनको इतनी कुछ सपोर्ट नहीं होती किसी की, मॉरली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, तो वो ज़्यादातर इस तरह से करते हैं कि वो जब सर पर आ जाती है तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। और मैंने बहुत से पेशेंट्स को इस स्ट्रक्चर में से अच्छी रिकवरी पकड़ने के बाद उधर जाते देखा और अपनी रिकवरी को और ज़्यादा मजबूत बनाते देखा है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके पैराडाइम्स पे इतने शिफ्ट हो गए कि मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो वो परेशानी बाकायदा उसका इजहार करते हैं बहुत सीरियस होकर कि मैंने आज घर में बदतमीज़ी कर दी, और वो अपनी बदतमीज़ी पर इतना शर्मिंदा हो रहे होते हैं और उसको इस तरह से बता रहे होते हैं एज एफ उनसे कोई रिलैप्स हो गया या उनसे कोई बड़ा मेजर क्राइम हो गया है उनसे। अच्छा, इन सर्कल्स की बात करते हैं, इन्हीं सारी बातों को रिलेट करते हुए कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारे डिनाइल पर हमारा उस तरह से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर टाइम उसके अंदर गुजार रहे होते हैं, उस सर्कल के अंदर जो कि सर्कल ऑफ नो कंट्रोल है, जिसमें कंट्रोल नहीं है हमारा किसी का भी। यानी हम कोई इतना ख़ास फ़िलहाल अपने डिनाइल को तोड़ नहीं सकते, तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे इख्तियार में है क्या कि जो प्रोफेशनल्स कह रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी बात मान लेना, इस पर हमारा इख्तियार है। चाहे दिल कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, अगर आप ये करना शुरू कर दें तो डिनाइल टूट ही जाता है, दिल आ ही जाता है रिकवरी में। वो क्या कहते हैं साहब 12 स्टेप्स वाले, टेक योर लेग्स टू द मीटिंग, योर हार्ट विल फॉलो, कि अगर दिल नहीं भी कर रहा तो करना शुरू कर दें वो काम, दिल खुद ही पीछे पीछे आ जाएगा। आपको पता है हमारे दिल की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी हमने उसको दी है। दिल का सिर्फ एक काम है, और डॉक्टर वलीद वो क्या है, ब्लड को पंप करना, और कुछ भी नहीं है। और हमने दिल को यहाँ सर पर बिठाया हुआ है कि दिल कर रहा है तो खा लो, दिल कर रहा है तो ना खाओ, दिल कर रहा है तो मीटिंग में चले जाओ, दिल कर रहा है ना, कि दिल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमने सिर्फ इसको इम्पोर्टेंस दी हुई है, क्यों? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते, ये एक बेचारी चीज़। लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि दिल कर रहा था चर्च पी लूँ, हालांकि दिल तो नहीं कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये चीज़ भगाती है कि हम सारा कुछ इस छोटे से दिल पर डाल देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर अपना कंट्रोल कम देखते हैं कि मेरे डिनाइल पर मेरा कंट्रोल नहीं, यहाँ पर रहना तकलीफ़ में, उस तकलीफ़ को कम करने में आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी फैमिली मीटिंग ख़राब हो गई तो जो दिल दोनों के बुरे हुए उसको ख़त्म करने में आपका फौरी कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल इन चीज़ों पर है कि आइंदा के लिए वो बेहतर कर लें, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। हमारा ध्यान रहता है कि नहीं, अभी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, इस पर ध्यान दो। यानी अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो इस पर कंट्रोल है ना। जिसका हम कुछ कर नहीं सकते उस पर परेशानी लेना बनता है। यानी आप यहाँ पर आ गए हैं, अब आप नहीं यहाँ से निकल सकते, इस पर परेशान होना बनता है? नहीं, क्योंकि परेशानी से अगर तो कोई हल है, अगर तो मैं कहूँ 6 घंटे लगातार परेशान हो आपको हम भेज देंगे, अगर तो इसके बदले में ये चीज़ मिल रही है तो मैं आपसे कहूँ, लेकिन इसका कोई हल नहीं है तो इस पर परेशान होना छोड़ दें। और एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका इख्तियार है कि आप रिलेशनशिप को फ़िक्स कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, जितना मर्ज़ी टाइम आ गया है, आप कर सकते हैं उसको फ़िक्स, तो इस पर परेशान होना बनता है क्योंकि एक चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो मुझे बताएं, अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों को, जो एनए की प्रेयर है, वो लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि अगर मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ है और मैं कुछ करके इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ रिज़ल्ट्स को, तो मैं वो करना शुरू कर दूँ परेशानी लिए बगैर। और अगर मेरे कंट्रोल में कोई नहीं है और मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँ, जिसे वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि मैं चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट कर लूँ कि बस मेरे लिए लिखा ही ये था या होना ही ये था, तो उसमें भी तकलीफ़ बहुत जल्दी हल हो जाती है। जैसे अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाए कि मेरा यहाँ आना लिखा हुआ था, बनता ही था मेरा आना, इन दोनों में हम डिफरेंस देख सकें कि कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। हम कंट्रोल कर रहे होते हैं नशे से होने वाले सिम्टम्स को, और हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते अपनी ड्रग एडिक्शन को। यानी हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि क्यूरीन डाल के क्यों सा आँखें ठीक कर लें, डिप्रेसेंट्स के बाद स्टिमुलेंट लेकर अपनी हालत बेहतर कर लें ताकि चला सही जाए, बोला सही जाए, इसको कंट्रोल करें, तो जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझेंगे। कंट्रोल और नो कंट्रोल में इसको कर लें कि आप उस सर्कल में ज़्यादा रहते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल में ज़्यादा रहते हैं, नो कंट्रोल में, जिसमें चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप सड़ी कुड़ी जा रहे हैं बैठकर, आप परेशान होते जा रहे हैं, ये सर्कल ऑफ कंसर्न है, ये सर्कल ऑफ नो कंट्रोल है।
बिल्कुल, जैसे अगर आप बिल्कुल, जैसे जब पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे घर वाले प्रोवोक करते हैं, मेरे घर वाले पुलिसिंग करते हैं, मेरे घर वाले वॉशरूम के बाहर कान लगा कर सुनते हैं, मैं इन चीज़ों से अनॉय होता हूँ, या मेरे घर वाले मुझसे एक एक डिटेल पूछते हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं, तो मैं ये चीज़ें नहीं बताना चाहता, तो ये चीज़ें किस सर्कल में आएंगी? सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में, कि आप उनकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं? आप क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं कि वो ये काम करना छोड़ दें। नहीं, आप इससे बॉदर होना छोड़ दें कि वो मुझे पुलिसिंग ना करें, और अपने बिहेवियर्स ऐसे कर लें कि घर वाले आप पर यकीन करना शुरू कर दें। ये आपके कंट्रोल में है। आपकी अम्मी आप पर यकीन करती हैं कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में हरगिज़ नहीं है, और इस पर बुरा मानना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट है, वो इस्तेमाल करें ना करें। अगर मैं आप पर यकीन नहीं करती तो इसमें आपका बुरा मानना बिल्कुल नहीं बनता। आपको पता है बाज़ औक़ात पेशेंट्स माइंड करते हैं, या वो हमें हल्का सा कोई तंज कर देते हैं जब हम उन्हें छोड़ने बाहर तक जाते हैं फैमिली मीटिंग के बाद, कि ये ऊपर चले जाएँ, तो पेशेंट्स कहते हैं नहीं भागने नहीं लगा मैं, तो हम कहते हैं नहीं, इसमें भागने वाली बात ही नहीं है, एक ड्यूटी है, एक काम है जो हमने अपनी तरफ से पूरा करना है, क्योंकि हाँ अभी ट्रस्ट नहीं है हमारे दरमियान, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? आपका कंट्रोल किस चीज़ पर है? बिल्ड कर सकते हैं। तो जितना आप सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहेंगे ना, जितना आप अपने आप को उन चीज़ों में रखेंगे कि कोई मेरे से हर्ट, मैं किसी की बात से हर्ट ना हूँ, मैं अपने एक्शंस ही ऐसे रखूँगा किसी को इतना ज़्यादा मुझ पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई इतना ज़्यादा अपने जहन में सोचे ही ना, तो ना आप अफेक्ट होंगे ना दूसरी पार्टी अफेक्ट होगी। अच्छा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो ब्लेम गेम करते रहते हैं हर वक्त, और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनकी पहली ट्रेट ये है कि प्रोएक्टिव लोग बाय डिज़ाइन ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या फ़र्क होता है बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ में? यानी बाय डिज़ाइन ये होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, इसके अंदर 5 P's आते हैं। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी बाय डिज़ाइन लाइफ में आप प्रॉपर प्लानिंग से आगे चलते हो, जिसके अंदर आप पुअर परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करते हो। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ये 5 P's होते हैं। बाय डिज़ाइन लाइफ ये है कि आप विल टू स्लीप क्रिएट करते हैं। आपको पता है बहुत से लोगों का ये मसला है कि उनको नींद आ रही होती है लेकिन उनका सोने का दिल नहीं कर रहा होता, उनकी विल टू स्लीप नहीं होती, तो वो ज़बरदस्ती चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं जागने के लिए, वो ज़बरदस्ती स्क्रीन खोले रखते हैं कि उनकी नींद उड़े, वो ज़बरदस्ती कोई एनिमे, कोई टॉक शो, कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हैं कि बस वो इंगेज रखें अपने आप को किसी ना किसी तरह। सुबह ना 2-2 बजे तक सोएं, 7 बजे 8 बजे उठ जाएं, एनिमे देखें, मूवी देखें, मैच देखें, जो मर्ज़ी देखें। बिंज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो अनकंट्रोल्ड होती है। बिंज में यानी कोई पॉइंट नहीं आ रहा होता ख़त्म होने वाला, एंड तक आप वो चीज़ करते हैं जब तक अखीर नहीं हो जाती। जैसे बिंज ईटिंग एक टर्म है कि तब तक खाते हैं लोग जब तक डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक बाहर आने वाला नहीं हो जाता खाना। फूड एडिक्ट्स ये करते हैं। बिंज ड्रिंकिंग ये होती है कि तब तक लोग ड्रिंक करते हैं जब तक पास आउट नहीं हो जाते। बिंज ड्रगिंग भी होती है कि लोग इतना ड्रग करते हैं कि बस फ़िलहाल के लिए अब उनको ड्रग ज़्यादा क्या हाई दे ही नहीं रहा, तो फिर उनको थोड़ा गैप डालना पड़ता है। बिंज वॉचिंग ये होती है कि आप स्क्रीन टाइम आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, यहाँ तक कि आंखें बंद हो गई हैं नींद से, या लाइट चली गई, या कुछ और हो गया, यानी आप कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे होते, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता। बिल्कुल, ये होती है बिंज की टर्म, जो एब नॉर्मल या जो डिसऑर्डर क्रिएट करती है, एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उस मेस को फिक्स कर लें जो आपसे हुआ। आप आ कहें जी मेरा ये मसला है, इंडोर होना ज़रूरी नहीं है, आप आकर कहें मेरा मसला है, अनकंडीशनल हेल्प मांग लें उनसे, फिर वो इंडोर करते हैं, इंडोर हो जाएं, दवाइयाँ रिव्यू करते हैं वो कर लें, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं फॉलोअप की वो कर लें, यानी हेल्प मांग ली तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की ट्रस्ट बनाने की भी और इलाज की भी। तीसरी चीज़ है फ्लेक्सिबल और रिजिड, यानी जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी हर तरह की नेचर में, अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी सोचों में, अपने इमोशंस में। मैं समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि जल्दी नहीं उठा जा रहा, कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव सोचे जा सकते हैं ना। अलार्म क्लॉक ले लें, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठें, अलार्म क्लॉक की हेल्प ले लें, फैमिली में से किसी से कह दें मुझे उठा दें। ये ऑप्शन नहीं हमारे पास होनी चाहिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसके बारे में, मुझे नींद अगर इतनी आती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.